जब मैं 10th क्लास में था तो ऐसे एक गुड बॉय वाली कंघी करके एक दिन मैंने अपने सोचा कि एक सेल्फी लेते हैं। जब मैं सेल्फी खींचने गया, तो जब मैंने अपनी हेडलाइन देखी तो मैं एकदम डर गया क्योंकि उस टाइम पे मैं 13 साल का था और अपनी ऐसी हेडलाइन देख के मुझे एकदम डर लगने लगा कि यार मेरे हेयर फॉल हो रहा है, मतलब मेरी रिसीडिंग हेडलाइन हो रही है। तो एकदम मैं सहम गया और फिर मैंने पता नहीं कितनी वीडियो देख डाली, 10-15 वीडियो देख डाली कि अपनी हेडलाइन कैसे फिक्स करें, ये सब कैसे करें, अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो क्या करें। शैम्पू लगाना छोड़ दिया था 3-4 महीने के लिए, सब कुछ मतलब बड़ी अलग-अलग चीज़ें करके देखी थी उस टाइम पे। और क्योंकि उस टाइम पे मैं बस 13-14 साल का था तो मतलब डर और भी ज़्यादा लग रहा था कि 13-14 साल की उम्र में कैसे मेरा हेयर फॉल हो रहा है, हेयरलाइन रिसीड कर रही है। और फिर मैंने पता है क्या किया? मैंने अपनी सारी जितनी पुरानी फ़ोटो पड़ी थी सबको एक-एक करके देखना शुरू किया। तो फिर मुझे समझ में आया कि मेरे हेयरलाइन रिसीडिंग प्रॉब्लम थी ही नहीं। मेरी हेयरलाइन ही ऐसी है। मतलब बचपन से लेके आज तक मेरी हेयरलाइन ही ऐसी है। बिल्कुल सेम टू सेम उस टाइम की फ़ोटो के हिसाब से देख लो, बिल्कुल यही सेम टू सेम हेयरलाइन है मेरे आज तक। देखो मेरे तो हेयरलाइन रिसीडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना कोई हेयर लॉस की प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर आपके हेयर लॉस की कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपकी हेयर रिसीडिंग जा रही है, तो आपको अभी फिक्स करने की ज़रूरत है। देखो यूट्यूब पे बहुत से लोग बहुत सी अलग-अलग चीज़ें बताते हैं, लेकिन कुछ ही चीज़ें वर्क करती हैं और वही चीज़ें सिर्फ़ वर्क ही करती हैं और कोई वर्क नहीं करता। तो पहले हम लोग समझते हैं कि आपके हेयर फॉल होता क्यों है? एक होता है क्रोनिक हेयर लॉस। अब देखो क्रोनिक स्ट्रेस क्यों होता है? नाम में स्ट्रेस है। जब आप अच्छे से नींद नहीं लेते हो, आप स्ट्रेस में रहते हो, एंग्ज़ायटी रहती है आपके शरीर में, तो आपके हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। लेकिन अच्छी बात इसमें ये है कि ये रिवर्सिबल होता है। एक बार अगर आपका स्ट्रेस हट गया, आपकी एंग्ज़ायटी हट गई, आप अच्छे से सोना शुरू कर जाओ, तो आपके हेयर वापस से आ जाते हैं। मतलब जो भी गए रहते हैं, हेयर लॉस हुआ रहता है, वो वापस से आ जाता है। इसके लिए आप मेडिटेशन करो, अच्छी स्लीप लो, तो ये आपके रिवर्स हो जाएगा, मतलब आपके हेयर वापस आ जाएँगे। अब देखो और रीज़न्स के बारे में बात करने से पहले कुछ हेयर मिथ्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि है एक ऑयल से रिलेटेड कि जब आप ऑयल लगाते हो तो आपके बालों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। देखो ऑयल आपके बालों को बिल्कुल भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता। जो चीज़ आपके बालों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है वो है ब्लड। बहुत लोगों को लगता है कोकोनट ऑयल हेल्प करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लेकिन कोकोनट ऑयल बस हेयर फॉलिकल्स के थ्रू पेनिट्रेट करता है और वो प्रोटीन लॉस को प्रिवेंट करता है बस। और बहुत लोग कहते हैं रोज़मेरी ऑयल, फिनिस्टाइड या फिर मैनोक्सिडिल का काम करती है, लेकिन वो बिल्कुल मैनोक्सिडिल काम नहीं करती, वो बस ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है। और जोजोबा ऑयल जिसके बारे में सब लोग कहते हैं, वो बस सीबम का एक रिप्लेसमेंट है। वो मतलब आपके फॉलिकल में जो ऑयल प्रोड्यूस होता है, वो जिसका नाम सीबम है, उसका बस एक रिप्लेसमेंट है, उसी की तरह वर्क करता है, इसलिए जोजोबा ऑयल भी आपके बालों को कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता। मिथ नंबर 2 देखो बहुत लोग कहते हैं कि शैम्पू लगाने से उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। लेकिन रीज़न पता है क्यों आपके बाल इतने ज़्यादा झड़ते हैं? देखो हर हेयर 3 स्टेजेस से गुजरता है, एनाजन, केटोजन और टेलोजन। देखो एनाजन स्टेज होता है ग्रोथ स्टेज जिसमें 2 से 7 साल तक आपके बाल बढ़ते हैं। फिर रेस्टिंग स्टेज आता है जिसे केटोजन कहते हैं, इसमें आपकी ग्रोथ रुक जाती है बालों की। फिर टेलोजन स्टेज आता है जिसमें आपके बाल गिरना शुरू होते हैं, मतलब जो बाल डेड हैं, बाल एक हिसाब से डेड ही हैं, मतलब इनमें कुछ न्यूट्रिशन सेलुल कुछ नहीं होता। ना ही कोई भी इसमें ब्लड फ्लो होता है, इसलिए डेड ही रहते हैं ये। तो टेलोजन वो प्रोसेस होती है जिसमें आपके वो बाल गिरते हैं और नए बाल आते हैं। तो जब आप शैम्पू लगाते हो तो जो बाल पहले से ही टूटने वाले होते हैं टेलोजन के थ्रू, वही टूट के गिरते हैं। मतलब उस प्रोसेस में हेल्प कर देता है शैम्पू, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका हेयर लॉस हो रहा है। और जो कुछ बाल आपके बालों में चिपके रहते हैं तेल की वजह से या फिर फँस जाते हैं आपके बालों के बीच में ही हेयर स्ट्रैंड्स में, उनको भी शैम्पू हटा देता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन शैम्पू बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं करता। अब देखो आपके हेयर फॉल एक और रीज़न की वजह से होता है, जो कि है न्यूट्रिशन का रीज़न। जब आपके किसी भी न्यूट्रिशन की डिफ़िशियंसी होती है, जैसे विटामिन डी, बी12 या फिर आयरन या फिर ज़िंक, इनमें से कोई भी विटामिन की डिफ़िशियंसी होती है, तो आपके हेयर फॉल शुरू हो जाता है। अब देखो, ये भी रिवर्सिबल होता है, मतलब अगर आपकी डिफ़िशियंसी कंप्लीट हो जाए, उस विटामिन को आप लेना शुरू कर लो, तो आपका ये वापस बाल आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको आपका ब्लड चेकअप कराना होता है, जिससे आपको पता चले कि किस चीज़ की आपको डिफ़िशियंसी है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और यहीं पे लोग ब्लड चेकअप कराते नहीं, वो ऐसे विटामिन डी3 कैप्सूल ले लेते हैं या फिर किसी भी जिससे उनको लगता है कि हेयर फॉल हो सकता है। वुमेन में तो ज़्यादातर आयरन की डिफ़िशियंसी की वजह से हेयर लॉस होता है। भी बहुत न्यूट्रिशंस की डिफ़िशियंसी की वजह से हेयर लॉस होता है, जिनके नाम हैं प्रोटीन, विटामिन बी12, विटामिन डी3, ज़िंक और आयरन। देखो बहुत लोग कहते हैं कि बायोटीन के भी कमी की वजह से हेयर लॉस होता है, लेकिन हम लोग की इतनी बायोटीन की कमी होती नहीं है। क्योंकि जो रिसर्च की गई थी बायोटीन के ऊपर, वो अफ्रीका के बच्चों के ऊपर की गई थी, जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी अच्छी नहीं थी और हम लोग को न्यूट्रिशनल वैल्यू में बायोटीन अच्छे से मिल जाता है। तो बायोटीन कोई मुझे नहीं लगता कि रीज़न हो सकता है हेयर लॉस में। अब देखो मेन थिंग के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, हेयर लॉस होता है और ये रिवर्सिबल भी नहीं होता। अगर एक बार ये आपके हो गया तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखेगा। इसको बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया,
जो कि फीमेल्स में अलग होता है इसका नाम और मेल्स में अलग होता है। मेल में इसका नाम होता है मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल्स में होता है फीमेल पैटर्न बाल्डनेस इसका नाम। देखो, अगर आपको आपकी हेयर शेडिंग स्टार्ट हुई दिख रही है, मतलब अगर आप 17 साल के भी हो और आपको लग रहा है कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो आपको तुरंत से फिनिस्ट्राइड लेना शुरू कर देना। ये एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे, मतलब आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके फिनिस्ट्राइड लेना शुरू कर दो। और मैनोक्सिडिल से बहुत लोग कहते हैं उनके बेबी हेयर आते हैं। मैंने बहुत लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन भी देखी है जिनके बेबी हेयर आने शुरू हो गए हैं। तो आपको मैनोक्सिडिल भी लेना शुरू कर देना चाहिए। और फिनास्टाइड तो मस्ट है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में, क्योंकि अगर एक बार ये आपके हो गया तो हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं बचता है इसको वापस से हेयर को लाने के लिए। तो अगर ये रिवर्सिबल भी नहीं होता, तो आपको अभी से जो आप प्रिवेंट कर सकते हो तो आप अपने तरफ से करो। माइनोक्सिडिल लो, डर्मा रोलर लो, या फिर डर्मा स्टैम्प ले लो आप, और फिनिस्ट्राइड ले लो। अब देखो, फिनिस्ट्राइड का आप टॉपिकल सॉल्यूशन भी ले सकते हो क्योंकि ये इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं शो करता। लेकिन फिर भी ये साइड इफेक्ट शो करता है, तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेना आप ये सब। देखो, मैं ये तो नहीं कह रहा माइनॉक्सिडिल से आपके हेयर वापस आ जाएँगे, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनके बेबी हेयर्स आना वापस से शुरू हो जाते हैं माइनॉक्सिडिल लगाने के बाद। और जब म डर्मा स्टैम्प आप लगाते हो तो वो सॉल्यूशन और अच्छे से बालों मतलब फॉलिकल में जाता है। सो यहाँ से ये वीडियो एंड होती है। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। बाकी एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं इस वीडियो को। तो अगर देखो, आपके क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से आपके हेयर लॉस हो रहा है तो वो रिवर्सिबल है। उसको आपको आपका स्ट्रेस कम करना पड़ेगा तो आपके बाल वापस आ जाएँगे। और अगर आपके न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है तो आप वो भी रिवर्सिबल है, वो भी आपके बाल वापस आ जाएँगे। आपको बस आपका हेल्थ चेकअप कराना है, मतलब ब्लड टेस्ट करवाना है, उसमें जो भी डिफिशियंसी आए, जिस भी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी आए, उसे पूरा करना है। और थर्ड है जो सबसे कॉमन है, मेल पैटर्न बाल्डनेस। इसके लिए आपको बस एक ही चीज़ करनी है, वो है फिनिस्टाइड, मतलब कोई भी डीएसटी ब्लॉकर लेना है। डीएसटी ब्लॉकर में और भी आते हैं, लेकिन इसे आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लेना, मेरे कहने पे बिल्कुल मत लेना। माइनॉक्सिडिल भी आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लेना, लेकिन आप ले भी सकते हो। डर्मा स्टैम्प लगाओ, फिर वहाँ पे माइनॉक्सिडिल और फिनिस्टाइड का टॉपिकल सॉल्यूशन लगाओ, जिससे आपकी बहुत हेल्प करेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू टुमारो।